कॉम्प्लेक्स टिश्यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। गुड इवनिंग। गुड। तो जिस बात का हम लोग इंतजार कर रहे थे, है ना, वही हुआ। हमारा टेस्ट जो है कैंसिल हो गया, और वो टेस्ट एक सप्ताह नहीं, शायद 2 सप्ताह का और टाइम दे गया, है ना। यस सर। अब बहुत आसानी से अच्छे से हम लोग स्ट्रेट लाइन को कवर कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी जितना बताया गया है उतना मोर देन सफिशिएंट है। और हम लोग आज जो है स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग का एक माइनर टेस्ट हुआ था जिसमें स्ट्रेट लाइन पूछा गया था, और उसका पेपर मेरे पास है। तो मैं इनके सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके धीरे धीरे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग को पता भी चल जाएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज हो रहा है। आइए सर, मतलब आज डिस्कस तुम्हारी आवाज थोड़ी सी कट गई है, फिर से बोलो बच्चा। सर, मैंने बोला कि आज डिस्कस करने वाले हो क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन का न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किए हैं। वैसे अगर आप लोग का पहले डाउट है तो पहले वही कर लेता हूं मैं। डाउट वगैरह है तो वैसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर आपके डाउट्स खत्म हो जाए तो फिर मेरे डाउट्स शुरू होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया गया वो सारा क्लियर है आप लोग को? यस सर। न्यूमेरिकल आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्या? कितने लोग न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लिए? मॉड्यूल में कोई डाउट वगैरह आपका जो आप अटेम्प्ट करके लाए हो, इन चैप्टर वगैरह व्हाटएवर जो भी है? आप लोग के पास स्ट्रेट लाइन की मॉड्यूल है ना? बताइए। तो क्या आप लोग चाहते हो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं स्ट्रेट लाइन का, और वी कैन स्टार्ट अ सर्कल चैप्टर? क्योंकि ये पूरा कोऑर्डिनेट जो है आपका मैं ही क्लास लूंगा, ताकि आपका पैरेलली जो है कोऑर्डिनेट सेक्शन भी चलता रहे। तो उस केस में अगर आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस लगातार साथ के साथ नहीं कर पाओगे तो कोऑर्डिनेट में आगे बढ़ना जो है एक तरह से मूर्खता ही होगा, ठीक है। तो वैसे तो आज आप लोग कुछ करके लाए नहीं हो मेरे हिसाब से, है ना। तुम लोग नहीं प्रिपेयर करके लाए हो। तो वैसे केस में मैं आज स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहा हूँ। अगर नेक्स्ट क्लास में कुछ नहीं करके लाओगे मैं सर्कल पढ़ा दूंगा, फिर सर्कल नहीं करोगे मैं पैराबोला पढ़ा दूंगा, पैराबोला नहीं करोगे सब खत्म हो जाएगा, और तुम्हारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है पूरा का पूरा छूटा हुआ रह जाएगा। तो फिर तुम सुनील सर को बोलोगे कि फिर से पढ़ा दीजिए, उस समय भी फिर प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं रहेगा। सो अभी साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। मैं होम असाइनमेंट इसीलिए लिख दिया करता हूं ताकि आप लोग को आइडिया रहे कि कहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आइए आज मैं अपने हिसाब से क्वेश्चंस लेता हूं और उसको डिस्कस करता जाता हूं, और इन बिटवीन अगर आप लोग के पास कहीं के डॉट्स पॉपअप आए, माइंड में पॉपअप होता है ना, स्ट्रेट लाइन का कहीं किसी जगह पर आपने अटेम्प्ट लिया हो सवाल और वो सॉल्व नहीं हुआ हो या कंफ्यूजन रहा हो उसके सॉल्यूशन में, तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ देखिए क्वेश्चन,
बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन सिंपल है, ये आपका पेस के टेस्ट का नहीं है। कर द लाइंस y equal to mx plus b and y equal to bx plus m intersect at the point a minus b comma 9. Find the sum of x intercepts. Find the sum of x intercepts of the line. Of the lines. इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है a9 b minus 41/20 c 41/20 and d cannot be computed as data is insufficient. Data is insufficient. देखो तो सॉल्व करके 3 मिनट। आर्यन बिल्कुल सही है। लगता है आर्यन ये सवाल कर चुका है। ये m-6 नहीं है, m-b है, ठीक है।
तब तक आप लोग सॉल्व करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। आर्यन का निगेटिव आ रहा है, शांतनु का पॉजिटिव में आ रहा है। ये कुछ कुछ अटेम्प्ट ले रहे हैं बच्चे, है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो कुछ लोगों का पॉजिटिव मारा, कुछ लोगों का निगेटिव मारा। इनका कहना है कि m-b, 9 जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ऐसा हम करते हैं, y इक्वल टू y करने पर आपका bx प्लस m मस्ट बी इक्वल टू mx प्लस b। तो यहां से आपको मिल जाएगा b माइनस m टाइम्स x प्लस m माइनस b इक्वल टू 0। सो यहां से कॉमन फैक्टर आ रहा b माइनस m और एक फैक्टर है x माइनस 1। तो आपका अगर b माइनस m 0 होगा तब तो x के बारे में कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। बेसिकली b और m अगर 0 हुआ तो यहाँ से दो केस आ रहा है ना, एक तो आ रहा b इक्वल टू m और दूसरा क्या आ रहा है आपका, एंड नहीं और में लिखेंगे, ये एंड लिखना नहीं चाहिए, ये और की कंडीशन होगी। तो अगर यहाँ पे b इक्वल टू m हम लोग लेते हैं तो ये दोनों लाइंस आइडेंटिकल होंगे ना। अगर b इक्वल टू m लेंगे तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो वहां पे इंटरसेक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, इंटरसेक्ट करने का कोई सेंस क्रिएट नहीं होता है। ओके, तो
हम लोग क्या करेंगे, b माइनस m को जीरो नहीं करेंगे, हम लोग इस क्वांटिटी को जीरो करेंगे। सो x मस्ट बी इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। इट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट क्या 1 के बराबर है। सो m की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सो m की जगह पर b प्लस 1 लिख दीजिए। सो कोई भी लाइन जो है आपका ये bx है प्लस b प्लस 1 लिख सकते हैं। ये सेकेंड लाइन में लिख रहा हूं, और इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, m माइनस बी। m माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 के बराबर है, उसका x कोऑर्डिनेट तो 1,9 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 9 इक्वल टू 2b प्लस 1। सो b इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, 4 के इक्वल हो रहा, 4 के इक्वल b हो रहा, तो m किसके बराबर हो रहा, 5 के इक्वल हो रहा। और अब सबको अगर रख देंगे तो x क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट चाहिए, तो x इंटरसेप्ट निगेटिव में आएगा। ठीक है, देखिए जो आपका लाइन है उसका x इंटरसेप्ट क्या है, माइनस बी अपॉन एम है, और दूसरे का x इंटरसेप्ट है माइनस एम अपॉन बी। सो माइनस कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पर 4 अपॉन 5 हो गया, 5 अपॉन 4 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 41 अपॉन 20 सम इक्वल टू। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन जहां पे कंफ्यूजन लगे वो आप पूछ लें। ओके आर्यन, दो लोग, दो अलग अलग आंसर। पहले सेकंड कर लेंगे, उसके बाद ही थर्ड अटेम्प्ट करेंगे।
सबके अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। ओके आशीष, सबके अलग अलग वैल्यू आने ना। आइए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा, TS is the perpendicular bisector of AB with coordinate A and B, and the point S lies on the x-axis. If coordinate of S is an integer, then number of integral value of P. Okay, so यहाँ पे A और B है, दो पॉइंट हमारा A और B है। A आपका है 0,4 और B आपका है P,6। इसका जो बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर, इसको S माना गया है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और टी ऐसे ही रेंडम कुछ माना गया। TS इसका राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और परपेंडिकुलर हो, एक वैसा लाइन। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वेरी गुड, है ना। तो हम लोग TS का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे TS का इक्वेशन। राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, क्या मिड वेट पॉइंट लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। देखिए हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाला थ्योरी नहीं लगाएंगे हम इस पर ना। एक पॉइंट P हम H, X, Y मान लिए, तो P का जो डिस्टेंस होगा वो A से और B से दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना ना, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस पी स्क्वायर एंड वाई माइनस 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो यही मेरा लोकस है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया -8y प्लस 16 मस्ट बी इक्वल टू -2px प्लस p स्क्वायर एंड -12y प्लस 36। तो यहाँ पे बाकी टर्म को आप ले आ सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली ना एस पॉइंट की बात कर रहे हैं। एस जो है एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है, तो एस को हम लोग अल्फा कॉमा 0 बोल सकते हैं ना, एस को हम लोग अल्फा कॉमा 0 बोल सकते हैं। और अल्फा क्या होना चाहिए कि इंटीजर होना चाहिए। सो अल्फा कॉमा 0 सेटिस्फाई करेगा, तो y वाला तो 0 हो गया, तो यहाँ पे 16 मिलेगा और -2p अल्फा p स्क्वायर प्लस 36 ऐसा मैं लिख सकता हूं। और यहां से आपका हो गया p स्क्वायर -2p अल्फा और ये 20 इक्वल टू 20, या +20 लिख सकते, इक्वल टू नहीं, ये +20 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ एस इज एन इंटीजर, एक्स कोऑर्डिनेट जो है एस का इंटीजर है। सो यहाँ पे आप ध्यान रखें अल्फा क्या है, इंटीजर है, अल्फा इंटीजर है, और पी भी आपको इंटीग्रल ही पूछ रहा है। सो पी, अल्फा और पी दोनों क्या है, इंटीजर सेट को बिलोंग करता है। तो कैसे फाइंड करेंगे पी या अल्फा, अल्फा या पी कैसे फाइंड करोगे? कोई बता सकता है? बाय ट्रायल एंड एरर। यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए हम लोग सोच सकते हैं, एक तरीका है, ठीक है। सो इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए हम लोग को, d इक्वल टू 0 चाहिए ना, क्योंकि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट सब क्या है, इंटीजर है, बिल्कुल। सो p में क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि d मेरा क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और ये आपका आ रहा है √4 अल्फा स्क्वायर, और ये +20 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, -4 × 20। तो 4 तो कॉमन चलाएगा, ये 2 में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर -20 मिल रहा है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल काइंड ऑफ जवाब सही है। अब अल्फा स्क्वायर मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में से 20 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये अपने आप में भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसा कितना नंबर है, ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं। क्या अल्फा हम फाइंड कर सकते हैं? थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, हम देखते हैं अल्फा कैसे मिलेगा। अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रेम करना है, तो अल्फा स्क्वायर -20 को हम लोग एम स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं। सो अल्फा स्क्वायर -m स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 20। तो यहाँ पे आप अल्फा -m लिख सकते हैं और अल्फा +m लिख सकते हैं, इक्वल टू 20। तो एक बात आप समझिए, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 20, दूसरा लिख सकते हैं 2 × 10, तीसरा लिख सकते हैं 4 × 5। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मेरा m क्वांटिटी जो है वो अल्फा से छोटा है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी आपका पॉजिटिव, निगेटिव में भी जा सकते हैं हम लोग, हम चेक कर लेंगे। जो पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा उसका प्लस माइनस करके निगेटिव सॉल्यूशन भी होगा। ये इक्वेशन के सिमेट्रिसिटी से मैं कह सकता हूं कि प्लस माइनस करके बाकी सॉल्यूशन फाइंड कर लूंगा। तो अब आप ये बताइए कि इनमें से किस केस में हमें इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड एम मिलेंगे।
देखिए अगर आप अल्फा माइनस एम को ऑड रखोगे तो अल्फा प्लस एम भी ऑड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इवन वाला केस में हम लोग को मिलेगा। सो अल्फा माइनस एम इक्वल टू 2 एंड अल्फा प्लस एम इक्वल टू 10। तो यहां से आपको मिल रहा है अल्फा इक्वल टू 6 और m की वैल्यू अगर देखोगे तो आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो अल्फा अगर 6 आया है तो 4 इन 6 स्क्वायर 36 माइनस 20 देखो होता है ना। अल्फा इक्वल टू आपका 6 आ रहा है, अल्फा इक्वल टू -6 भी ले सकते हैं, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी होगा, अल्फा इक्वल टू 6 या फिर -6, लेकिन दोनों केस में अल्फा स्क्वायर क्या है 36 के इक्वल है। दोनों केस में अल्फा स्क्वायर -36 के इक्वल है, लेकिन अल्फा यहाँ पे आ रहा है ना, डी तो हमारा सेम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्फा हम लोग रख लेते हैं। देखिए पी स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो ये 12p बनेगा और ये 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो p का इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू +6 के लिए और अल्फा इक्वल टू -6 के लिए क्या क्या हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस 12p प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस फैक्ट को बोल रहे हैं हम लोग को अल्फा फाइंड करना है ना कि पी फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या फाइंड करना है। TS इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, कोऑर्डिनेट 0,4 है और B P,6 है। S लाइज ऑन द x एक्सिस, पॉइंट S लाइज ऑन द x एक्सिस, बढ़िया चीज है, पॉइंट S लाइज ऑन द x एक्सिस। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ S इज एन इंटीजर देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ P। अच्छा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ P क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, दो यहां से मिल रहे हैं, देखिए दो यहां से मिल रहे हैं और दो यहां से मिल रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन 3 ही तक है, तो इसका मतलब इसमें से नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। समझ में आई बात, क्लियर है जी, यस वेरी गुड। Yes, sir. आइए थर्ड क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आप लोग।
x इक्वल टू c एक वर्टिकल लाइन है, सो निखिल हियर इज वर्टिकल इंटरसेक्शन ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिकली कट कर रहे हैं हम लोग। ओके। तुम्हारा प्रिडिक्शन मैं समझ सकता हूं मिथिलेश, बट ट्राई टू रैशनलाइज योर ऑप्शन। आप अपने ऑप्शन को रैशनलाइज करो कि 3 और 15 दोनों होगा। डी ऑप्शन में लिख रहा ना कि या तो सी का वैल्यू 3 होगा या फिर सी का वैल्यू 15 लेने से भी हो जाएगा। समझ गया मिथिलेश? 3 और 15 है वो, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं। देखिए इसमें अगर हम डायग्राम बना ले तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी।
हम लोग को एक जो कॉर्नर ट्रायंगल का दिया हुआ है वो ओरिजिन है और दूसरा कॉर्नर 1,1 पे है। सो हम कुछ यहाँ पे ले लेते हैं 1,1 और तीसरा कॉर्नर जो है 9,1 पर है। सो 9 इज वेरी वेरी फार बट एट द सेम हाइट एज 1,1। सो ये ट्रायंगल है अपना। ठीक है, और x इक्वल टू सी लाइन लेना है जो इसको कट करे। ठीक है, x इक्वल टू सी लाइन में ले रहा हूं जो इसको कट करे। तो ये मेरा x इक्वल टू सी लाइन है, ये कट कर रहा है। एक तो रीजन नंबर 1 ये हो गया और रीजन नंबर 2 हो गया, बराबर। तो हम लोग को c का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब ये बताओ x इक्वल टू सी जो रीजन है आपका, x इक्वल टू सी जो लाइन है, अगर इस ट्रायंगल को 2 पार्ट में कट करना चाहता है तो या तो वो 9 से पहले होगा या फिर 1 से पहले होगा, लेकिन 0 के बाद ही होगा ना। बेसिकली कहने का मतलब है 9 से पहले होना चाहिए। c का वैल्यू क्या होना चाहिए? 9 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि डी ऑप्शन तो गया काम से। डी ऑप्शन में क्या एक पॉसिबिलिटी दे रहा है कि 15 भी हो सकता है। सो डी ऑप्शन तो हम लोग डेफिनेटली नहीं ले सकते। अब रही बात कि कैसे फाइंड करना है, सी को कैसे फाइंड करना है। तो देखिए आपका ये जो लाइन है दोनों टॉप वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, वो लाइन कौन सा? y इक्वल टू 1 है ना। और अगर हम ओरिजिन से 9,a को कनेक्ट करने वाला लाइन लेते हैं ओपी का इक्वेशन। सो ओपी का इक्वेशन जो हो जाएगा आपका, देखिए आपका y जो है वो x से 1/9 है। सो 9y इक्वल टू x हो जाएगा। ये ओपी का इक्वेशन हो जाएगा। आप 2 पॉइंट फॉर्म से ओपी का इक्वेशन लिख लेना, समझ गए। अब देखिए x इक्वल टू जब c रखेंगे तो देखिए कितने पॉइंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो मेरा ये थोड़ा सा बदमाशी है कि मैं x जो है 1,1 के बाद ले रहा हूँ। x इक्वल टू सी लाइन 1,1 के बाद ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में सारे देखिए क्वांटिटी c का जो भी पॉसिबिलिटी है ना, वो पॉसिबिलिटी आपका 1 से बड़ा है, इसीलिए मैं क्या ले रहा हूँ? 1,1 से बड़ा ले रहा हूँ। अदरवाइज जब मैं इसको जनरल सॉल्व करूंगा तो 2 केसेस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, ये भी केस लेकर के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस पॉइंट का नेम कर लेंगे। ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। सो ए की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? ए की कोऑर्डिनेट आपका x इक्वल टू सी है, तो ये क्या हो जाएगा? c/9 हो जाएगा y, राइट। और अगर हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? x तो c है बट y क्या है? 1 है। c, 1 हो जाएगा। अब यदि आप ये समझते हो, इन चीजों को समझ रहे हो, तो हम लोग एरिया पर चलते हैं। फॉर द एरिया ऑफ द 2 रीजन्स टू बी सेम, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन दोनों बराबर है। इसका मतलब एरिया ऑफ सेकंड रीजन का ट्वाइस मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। मैं 1,1 का नेम क्या कर रहा हूं? QP कर रहा हूं। इज इट क्लियर? 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेकंड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। यस बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल से एरिया ऑफ सेकंड रीजन क्या हो जाएगा? ये भी तो एक तरह का ट्रायंगल है ना। तो ये ट्रायंगल है, यस इसका बेस लेंथ में AB ले रहा हूं 2 टाइम्स 2 नहीं 1/2 तो यहां से आ गया हाफ इंटू AB।
इनटू बीपी में लिख सकता हूं क्या, सेकेंड रीजन का एरिया, और ट्रायंगल ओपीक्यू जो है इसका एरिया में लिख रहा हूं हाफ टाइम्स पीक्यू को मैं बेस ले रहा हूं, और हाइट मेरा हो जाएगा, देखिए इसकी हाइट जो हो जाएगी यहां से कहीं से भी आप ले लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 1 के इक्वल हो जा रहा है। सो क्यू एन मैं लिख रहा हूं इसको, क्यू एन, जहां पे आपका क्यू एन कितने के बराबर है, 1 के इक्वल है। यहां से सॉल्व कर लेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ए बी क्या लिखोगे आप, बी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए का वाई कोऑर्डिनेट, राइट। सो बी का वाई कोऑर्डिनेट 1 है और ए का वाई कोऑर्डिनेट 3/9 है, इनटू बीपी, बीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, सो 9 माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू पीक्यू, पीक्यू को क्या लिखेंगे, पीक्यू तो आपका है 9 माइनस 1 विच इज 8, क्यू एन 1 के इक्वल है, बराबर। अब यहां से अगर सिंप्लीफाई हम करते हैं तो हम लोग ये सपोज करके चल रहे हैं कि c/9 जो है 1 से छोटा है और c जो है 9 से छोटा है, मतलब बात बराबर है, एक ही चीज है। तो यहां से आप देखो 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो, तो ये हो गया 4, और यहां से 9 को ले जाओ, सो 9 माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 4 इंटू 9 हो गया, और c जो है 9 से छोटा है, सो 9 माइनस सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 6, देयरफॉर c इक्वल टू 3। सो c का वैल्यू क्या होगा, ओनली 3 होगा। Everybody understood the solution? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो एक क्वेरी है वाई क्यू एन इज इक्वल टू 1 है ना, वाई क्यू एन इज इक्वल टू 1, तो आप देखिए ये जो आपका पी क्यू लाइन है, पी क्यू जो है आपका, क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल Yes, sir. है ना। तो जितना डिस्टेंस क्यू का एक्स एक्सिस से होगा उतना ही डिस्टेंस पी का एक्स एक्सिस से होगा, और वही डिस्टेंस जो है हाइट ऑफ द ट्रायंगल माना जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. शाश्वत? Yes, sir. ओके निखिल, टेल मी व्हाट यू, Yes, sir. सर आपने हमने जो लिखा है ए बी इंटू बी पी, तो उसको हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल क्या, कोऑर्डिनेट्स के x1 फॉर्म और में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। बट ओके सर, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि मैं लेंथ के टर्म में काम कर लूं, इसीलिए मैं लेंथ के टर्म में काम कर लिया, ओके सर। ठीक है। देखिए यस सर। कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो एक टूल की तरह समझना चाहिए, अगर उसकी जरूरत है तो इस्तेमाल करेंगे, और अगर जरूरत नहीं है तो उसके बिना इस्तेमाल से ही आगे बढ़ जाएंगे। और टूल वैसे लोगों को वर्स्ट केस में इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप हाथ और पैर से काम कर सकते हैं ना, तो हाथ और पैर से ही काम चला लेना चाहिए। फाइंड द equation of the bisectors of the angle between the two straight lines, 2x square minus 3xy plus y square equal to 0। देखिए इसको अटेम्प्ट करके, ये सवाल तो कर लेना चाहिए, हो जाना चाहिए आप लोग से। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं।
Very good, Aryan. हेलो। हाँ। अच्छा, जबरन कभी कंट्रोल पे चलो। ठीक। 7:15 तक क्लास है। हाँ। ठीक।
आइए देखिए बाकी बच्चे, देखो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, उसका मैं डेरिवेशन नहीं करवाया हूं, ठीक है, बट याद कर लो। ये पेयर ऑफ लाइंस होता है, ये तो तुम लोग को पता है ना। तो इसके जो बाइसेक्टर्स का ज्वाइंट इक्वेशन है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ठीक है, तो ये आप फार्मूला लगा करके आप देखो क्या मिल रहा है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई बाई -3/2। तो ये माइनस आप मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 इधर चलाएगा, सो -3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy। इसका मतलब ये डी ऑप्शन हो गया, राइट। बट ये तो फार्मूला हो गया, हम लोग जनरल कैसे करेंगे, मान लिया ऐसा सवाल आ जाता है तो वैसे केस में आप ना इसको क्या करना, दो अलग अलग लाइन में ब्रेक कर लो। जैसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x कॉमन x माइनस वाई और माइनस वाई कॉमन x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो वी हैव द टू लाइंस 2x माइनस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना। तो अब क्या करोगे, इनके एंगल बाइसेक्टर कैसे हम लोग लिखते थे, मॉडुलस लगा करके √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मॉडुलस मस्ट बी इक्वल टू x माइनस वाई मॉडुलस रूट के अंदर क्या 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। है ना। अब इसको स्क्वायर कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, और यहां से ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर और 2y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और माइनस 8xy और -10, तो ये प्लस 2xy इक्वल टू 0। समझ में आया सॉल्यूशन? यस सर। वेरी गुड। यस सर। और जिस केस में फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा ना, यही वाला फॉर्मेट लगा लेना, थोड़ा आसानी से आ जाएगा, समझ गए। फिफ्थ नंबर करो। सर हाँ, क्या करन, बोलो निखिल। सर ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखा है वो सभी केस में अप्लाई कर सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल होमोजीनियस केस में सिर्फ, मतलब जो हमने लिखा है
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 सिर्फ इसी पेयर ऑफ लाइंस के लिए, मतलब इसी कैटेगरी ऑफ लाइंस के लिए आप यूज कर सकते हो। आपका जनरल पेयर ऑफ लाइंस है ना, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके सर। By formula same answer is not coming. I am getting the same answer. How you are not getting? Okay. So attempt the next question, Karan. Very good, Parth. Very good, Aryan. आइए देखिए, इसका करेक्ट आंसर हम लोग विजुअलाइज करेंगे। सो डोंट नीड टू हरी अप। ये हमारा जो है लाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका कंपोनेंट लाइन क्या क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा कंपोनेंट लाइन जो हो जाएगा वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है ना। तो जरा इनको प्लॉट करके देखते हैं।
तो एक जो लाइन है वो 45 डिग्री वाला लाइन है, और दूसरी जो लाइन है -45 डिग्री वाला लाइन है ना। तो आप ये बताइए, इनका जो ये लाइन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज कर लो कि ये दोनों लाइन को यूज करके आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो जो भी बेस होगा वो इनके एंगल को इनके एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ना। अगर यस सर। है ना, तो यहाँ पे या तो मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इस तरह से वर्टिकली होना चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, दो ही केसेस है ना। तो इस केस में आप बताओ, या तो वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो स्लोप क्या होना चाहिए बेस का। बेस का स्लोप या तो मेरा m इक्वल टू 0 होगा या अनडिफाइंड होगा। तो अब ये बताइए m इक्वल टू 0 के लिए क्या कंडीशन होगा, l इक्वल टू 0 होगा, है ना। सो l इक्वल टू 0 ये करेक्ट है। अगर m अनडिफाइंड लेते हैं तो उसके लिए l को इनफाइनाइट अप्रोच करना पड़ेगा, विच इज नॉट इन द ऑप्शन। सो l कैन ओनली टेक वैल्यू 0। समझ गए सब लोग। यस सर। Yes, sir. अगले क्वेश्चन करो। वेरी गुड, वेरी गुड आर्यन, आशीष। वेरी गुड करण।
वेरी गुड शाश्वत। वेरी गुड सर्वेश। निखिल आप थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लो अपने प्रोसेस को। ओके सर। देखिए 6 नंबर, आपको पेयर ऑफ लाइंस का कंडीशन क्या बताया गया था? पेयर ऑफ लाइंस के कंडीशन याद है आपको? वो बताई गई थी, एक डेल्टा था और उसमें था ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे ABC आप देखिए, आपके क्वेश्चन में A इक्वल टू 0 है, B भी 0 है, लेकिन आपका H का वैल्यू 2 है, G का वैल्यू 1 है और F तो F है और C का वैल्यू क्या है? 3 है। तो आप कौन से टर्म को एलिमिनेट करना पसंद करोगे? सबसे पहले तो ये आपका टर्म खत्म हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका A आ रहा है, ये भी चला जाएगा और B वाला भी चला जाएगा। सो वी हैव ओनली 2 टर्म्स रिमेनिंग। सो 2 टर्म में 2FGH, सो 2 इंटू एफ, जी का वैल्यू 1 है, H का वैल्यू 2 है और माइनस CH स्क्वायर, C का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल आउट, इसलिए F इक्वल टू 3। समझ गए? सर मैंने डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, फर्स्ट लाइन इज नॉट विजिबल, माय मिस्टेक। नाउ इज इट विजिबल? यस सर। ओके।
Let us discuss this question. ये जो लाइन है क्या इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है? आशीष का कहना है कि इस कर्व को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो कहां से मिलेगा? एकदम बिल्कुल सही बात है ना? जब इंटरसेक्शन ही नहीं है तो कैसे मिलेगा हमें? तो ऐसे केस में सबसे पहले हम यही चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू आशीष कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तब जाकर के कुछ क्लेम करना सही रहेगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए y की जगह पर x+3 रखना होगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x+3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे हम लोग को शायद d लेस देन इक्वल टू 0 ही मिलेगा। 2x स्क्वायर 12x एंड प्लस 18 इक्वल टू 1। आपका हो गया 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस प्लस 17 हो रहा है इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू क्या होगा? 144 माइनस 8 इंटू 17। 8 इंटू 17 क्या होता है? 136 होता है ना? Am I solving correctly? 16 इंटू 17 होगा। हाँ, ये 16 इंटू 17 होगा
ये 4 टाइम्स होता है 16 इंटू 17। वेरी गुड। सो इसका डबल करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 272 272। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देयर इज नो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वैसे केस में अगर हमसे ये फिर भी पूछ रहा द इक्वेशन टू द पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन, तो हम लोग को हाइपोथेटिकल लाइन पे कंसीडर करना होगा। अगर ऑप्शन में ये दे दिया जाए कि वैसे पेयर ऑफ लाइंस जो हाइपोथेटिकल पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं वो इमेजिनरी है, तो फिर हम उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। रियल नहीं है वैसा कोई ऑप्शन लिखेगा तब जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। इट मीन्स हमें वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है जो इन इमेजिनरी पॉइंट से तो पास कर ही रहे हैं, प्लस में ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है हमसे। एक कर्व है और ये एक स्ट्रेट लाइन को दो इमेजिनरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हालांकि दिखाने के लिए हम रियल पॉइंट्स दिखा रहे हैं। ओके, तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व करते थे? होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के लिए हम लोग y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 लिखेंगे और सारे टर्म का डिग्री इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, और 1 की जगह पर लिखोगे आप y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा 18 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू y माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो वैसे बी होगा, इमेजिनरी पॉइंट्स को हम कंसीडर कर ले तो, अदरवाइज नन ऑफ देम होगा। समझ गए? यस सर। हाँ। Yes, sir. तो वैसे ये मीनिंगलेस क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन तक पहुंचना है, तो होमोजेनाइजेशन को रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन लिया गया था। तो इस तरीके से आपका ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट आज भी आ गया स्ट्रेट लाइन का। आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर दो, और 1A 1B 1C जो भी है ना, 1B तो डेफिनेटली करो। ओके, सो असाइनमेंट में आपका 1B एकदम श्योर है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है। सो 1B डेफिनेटली करना है, और इनमें जो भी आपके डॉट्स वगैरह आते हो उनको आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। वन ए कंप्लीट कर लिया आर्यन, वेरी गुड, इसीलिए तुम्हारा हाथ चल रहा था। नेक्स्ट क्लास सर्कल स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो फॉर टुडे इट इज ओवर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय, Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम एवरीबॉडी, बाय बाय।